तो स्वागत है आपका घटनाचक्र इतिहास में। और ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के जितने सारे विभिन्न आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग के अलावा संघ लोक सेवा आयोग में आज तक जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के चैप्टर वाइज कलेक्शन आपको इस वीडियो सीरीज में मिल जा रहा है। और आज उस सीक्वेंस में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि है आपका चालुक्य पल्लव एवं संगम वंश। यानी कि चालुक्य पल्लव एवं संगम वंश से जितने सारे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं इस वीडियो में डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न जो होने वाला है वो प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी, प्रश्न क्या है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न। और अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है आपसे कृष्ण प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कहा जा रहा है राज चोल के द्वारा, सी ऑप्शन है विजयालय के द्वारा एवं डी ऑप्शन है आपका परांतक के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। यानी कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के संस्थापक जो थे या फिर चोल साम्राज्य की स्थापना या फिर चोल साम्राज्य की नींव डालने वाले विजयालय थे। अगर इस प्रश्न का हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा जा रहा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने करी? विजयालय ने, जो कि आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। ठीक है ना, विजयालय कौन था? पल्लवों का एक सामंती सरदार। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया एवं पल्लवों पांडवों में निरंतर संघर्ष चलता रहा। पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने 871 ईस्वी तक राज किया था। तो ये प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या एक। और अगर प्रश्न संख्या दूसरी हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में भारी भरकम नंदी मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये रहा प्रश्न संख्या आपका 2। और इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, अगर ऑप्शंस पहले हम देखते हैं, इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है बृहदीश्वर मंदिर, बी ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर एवं लोपाक्षी मंदिर। तो इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है कि भारी भरकम नंदी मूर्ति जो स्थित है वो है आपका बृहदीश्वर मंदिर में। ठीक ना। अगर इस प्रश्न का हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर है। ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है, जो कि आपका है राजेश्वर या फिर बृहदीश्वर नामक नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो निर्माण है राज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। और इसका जो प्रांगण है उसकी लंबाई 500 इंटू 250 यानी कि 500 लंबा और 250 चौड़ाई के आकार का है। और मंदिर के प्रवेश पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक कांस्य में विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 अगर देखें तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है आपसे परांतक प्रथम के, बी ऑप्शन है राजराज प्रथम के एवं सी ऑप्शन राजेंद्र प्रथम तथा डी ऑप्शन आपका होने वाला है राजधिराज प्रथम के। इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जो निर्मित हुआ था वो हुआ था राजराज प्रथम के शासनकाल में। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। और इस प्रश्न में आपको बताना है कि चोल राज्य किस क्षेत्र में फैला था। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन है आपका विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट, होयसल या फिर कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका डी है कि चोलों का जो राज्य था वो कोरोमंडल तट या फिर दक्कन के कुछ भाग पर फैला था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर
कुमारी अंतरीप तक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल के तमिल प्रदेश का निर्माण करता है। इसके कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग उदयूर, कावेरी पत्तनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 5 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि चोलों की राजधानी थी। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या फिर तंजौर। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो चोलों की राजधानी है वो चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगई कोंडचोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? उदयूर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? अगर ऑप्शंस देखें आप, ए ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, बी ऑप्शन है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, एवं अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी में कहा जा रहा है राज्य के मंत्रियों के समस्त अधिकार, एवं डी ऑप्शन है आपका कर संग्रह की सत्ता व उचित होना। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन का मतलब हो जाएगा आपका ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है ना। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता यह थी कि वहाँ पे जो क्षेत्रीय प्रशासन था, क्षेत्रीय प्रशासन किसी राजा के द्वारा नहीं चलाया जाता था, अपितु वहाँ क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ही, ग्रामीण के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे यही बात बताई जा रही है कि चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 7 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ठीक है ना, यानी कि चोल युग किस वजह से प्रसिद्ध था? अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है कि धार्मिक विकास, बी ऑप्शन है आपका ग्रामीण सभाएं, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूटों से युद्ध, या फिर डी ऑप्शन है लंका से व्यापार। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि हमारा चोल युग जो प्रसिद्ध है वो किस वजह से? ग्रामीण सभाओं की वजह से प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है हमारी 8 और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? अगर ऑप्शंस देखें, चेर में, चालुक्य में, चोल में या फिर वातापी में। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि उत्तम ग्रामीण प्रशासन की बात करी जाए तो वो आपका है चोल प्रशासन। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है आपके 9 और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। ठीक है ना। ऑप्शंस आपका ए में है चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य या फिर पल्लव। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध था वो था आपका चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चोलों के अधीन ग्रामीण प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? ठीक है ना। ऑप्शंस आपका है तंजावुर में, उदयूर में, कांचीपुरम या फिर उत्तर मेरू अभिलेख, उत्तर मेरू में। ठीक ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ग्रामीण प्रशासन के ब्यौरे जो मिले हैं वो उत्तर मेरू शिलालेख में प्राप्त हुए हैं। यही बताया जा रहा है हमें कि कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण जो है हमको कहाँ मिलता है? उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न संख्या है हमारा 11 और इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है ना। कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? अगर हम ऑप्शंस देखें, पान वरियम, एरी वरियम, टोटवरियम या फिर शमत्सर वरियम। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि टोटवरियम जो है वो आपका
उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि चोलकालीन गांवों की जो देख रेख का कार्य था वो एक कार्यकारिणी करती थी, जिससे हम क्या कहते थे, वारियम कहते थे। और उद्यान प्रशासन का कार्य देखते थे जो उन्हें क्या कहा जाता था, टोटवरियम कहा जाता था। जबकि समत्सर वरियम वार्षिक समिति, एरीवरियम क्या थी, तालाब समिति, तथा पोन वरियम जो थी आपका स्वर्ण समिति कहलाती थी। ठीक है, फिर से अगर हम एक बार ध्यान दें तो हमारी टोटवरियम क्या होती थी, वो उद्यान प्रशासन देखती थी। समत्वर वरियम जो थी वो वार्षिक समिति थी, यानी कि वार्षिक कार्यों का लेखा जोखा उसके पास होता था। एरी वरियम की बात करें तो ये तालाब समिति, तथा पूर्ण वरियम की बात करें तो ये हमारा स्वर्ण समिति थी। प्रश्न संख्या है 12 यानी कि 12, और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और अगर हम कथन नंबर दूसरा देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे बताया जा रहा है कि द्राविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वस्तुतः किसने करी, परांतक प्रथम ने। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। अतः कथन हमारा 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या है आपकी अगला। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः, ठीक है ना, अष्टभुजी है, षटभुजी है, चतुर्भुजी है या फिर द्विभुजी है। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियां जो है वो चतुर्भुज है। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त करी है। उन्होंने पत्थर धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों में भी अधिक धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं। किसकी हैं? सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो हैं वो नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ठीक है ना। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है महिषासुर मर्दिनी, बी है नटराज, सी ऑप्शन राम, या फिर डी ऑप्शन सोमस्कंद। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नटराज। ठीक है। अगर प्रश्न हम देखें तो हमसे यही कहा गया कि चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना, यानी कि ऐसी कौन सी प्रतिमा रचना चोल युग की है जिसकी ख्याति विश्व में प्राप्त है। ठीक है ना। तो वो हो जाएगी नटराज की, जो कि चतुर्भुज मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या है हमारी 15, और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। अगर ऑप्शंस देखें तो पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, एवं डी ऑप्शन है आपकी नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाएं सबसे अधिक जो विख्यात हुई वो नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं हैं। प्रश्न संख्या आपका है 16, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। ठीक है ना।
ऑप्शंस अगर हम देखें तो ए में कहा जा रहा है चोल कला का, बी है गंधार कला का, सी गुप्त कला का एवं डी मौर्य कला का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति जिस कला का उदाहरण है वो है कला चोल। अगला प्रश्न हम देखें 17वां प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। प्रश्न है हमारा दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। अगर ऑप्शंस देखें तो शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या फिर ध्यानमग्न अवस्था में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिणामूर्ति जो प्रदर्शित करती है वो शिक्षक अवस्था को या फिर शिक्षक स्वरूप को, शिक्षक रूप को प्रदर्शित करती है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हमसे यही कहा जा रहा है कि दक्षिणामूर्ति जो है वो उन्हें गुरु या फिर शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में से वो अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित करी गई है। चलिए ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 17वां। और 18 नंबर प्रश्न में हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि 72 व्यापारी चीन में किस कार्यकाल में भेजे गए थे। ठीक है ना, क्या है प्रश्न, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। अगर ऑप्शंस देखें कुलोतुंग प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के, राजराज प्रथम के या फिर राजाधिराज प्रथम के। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 72 व्यापारी चीन जिसके शासनकाल में भेजे गए थे वो था कुलोतुंग प्रथम। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो चोल शासक कुलोतुंग प्रथम था जिसने 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है ना, कौन सा शासक था, शासक का नाम है कुलोतुंग प्रथम और समय कौन सा था, 1077 ईस्वी में कितने सौदागरों का, 77 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। प्रश्न संख्या हम आपके देखें 19 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंशी अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, अगर ऑप्शंस देखें तो चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। ठीक, फिर से प्रश्न आप देख लीजिए, कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि जो चोल राजवंश था उसके पास विशाल नौसेना थी। ठीक है ना, और उसी के लिए सामान्यतः जाना जाता है। और भी विशेषता है लेकिन प्रमुख विशेषताओं की बात करी जाए चोल प्रशासन की तो उसकी सशक्त नौसेना थी। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें यही कहा जा रहा है कि जो उसकी एक विशाल चोल राजाओं ने विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 के करीब करीब थे। ठीक है ना, करीब करीब उसकी सेना में 1.5 लाख सैनिक होते थे और इनके पास अश्व, गज, पैदल, हाथी सैनिक के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इस नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल, मालदीव एवं अन्य द्वीपों पर भी विजय प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या आपका 20 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, प्रश्न है आपका निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने ही शासनकाल में, ठीक है ना, यानी कि जब वो जीवित रहते थे अपने जीते जी ही अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा कर देते थे, वो वंश कौन सा है। ऑप्शंस आपके हैं चालुक्य, चोल, कदम, कलचुरी। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा कि ऐसे शासक थे चोल। ठीक है ना, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें यही कहा जा रहा है कि वो अपने जीते जी ही अपने युवराज या फिर उत्तराधिकारियों का चुनाव कर देते थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसके बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया गया वह कौन है। यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसने बंगाल की खाड़ी को
चोल झील का नाम दे दिया था? अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है आपके राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या फिर कुलोत्तुंग। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ऐसा राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। चलिए अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे यही बताया जा रहा है कि राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र जो हुआ वो कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, अब वही सम्राट बना। अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए उसने राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है ना, यानी कि जिस वंश को राजराज प्रथम ने स्थापित किया उसका जो प्रतापी शासक हुआ वो उसका पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम, और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया। और कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया और 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप, जो कि प्राचीन समय में श्रीलंका को कहा जाता था, पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है ना, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली और वह सिंघल के जो राजा थे महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य ले आया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि इधर गंगा वाले क्षेत्र में पूर्व उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महीपाल को भी इसने पराजित कर दिया। और कहा जा रहा है कि इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि धारण करी। ठीक है ना, जब उसने पवित्र गंगा जल को लाने के लिए उत्तर की ओर कूच किया या फिर उत्तर की ओर प्रस्थान किया तो उसे एक शासक मिला महीपाल, जो भी पराजित हो गया राजेंद्र प्रथम से, और उसको पराजित करने के उपलक्ष्य पर उसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था गंगैकोंड। ठीक है ना, और फिर कहा जा रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम नामक उपाधि, गंगैकोंड उपाधि धारण की तथा वहां पर एक गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब की स्थापना करी। ठीक, अगर बड़ी बातें देखी जाए तो सबसे पहले चोल का राजेंद्र राजराज प्रथम का जो पुत्र था वो उसका नाम था क्या? राजेंद्र प्रथम, और ये एक प्रतापी शासक हुआ। इसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया और 1017 ईस्वी में इसने सिंघल द्वीप पर आक्रमण करके संपूर्ण सिंघल द्वीप पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद बताया जा रहा है कि इसने पवित्र गंगा जल को लाने के लिए उत्तर पूर्व की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में इसको मिल गए महीपाल, जो कि महीपाल का राजेंद्र प्रथम से युद्ध हुआ जिसमें महीपाल पराजित हुआ। और महीपाल की पराजय के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की जिस उपाधि का नाम था गंगैकोंड। ठीक है ना, और इसी उपलक्ष्य पर इसने एक नगर की भी स्थापना की जिस नगर का नाम था गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक, और इसी नगर को इसने अपने राज्य की राजधानी बना दिया। और फिर कहा जा रहा है कि इस नगर में सिंचाई के लिए इसने चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। तो ये थी बड़ी बात इस प्रश्न की। प्रश्न संख्या है आपका 22 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम की राजधानी किसने स्थापित की थी? ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, अगर ऑप्शंस देखें राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर विजयादित्य। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो राजा कौन था? राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक हुआ अपने शासनकाल का। अगला प्रश्न है आपका 23 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृतम झील बनवाने का श्रेय जाता है? ऑप्शंस है आपके, ए में है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर राजराज द्वितीय। तो अभी पिछली एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि इसने जब उत्तर पूर्व की ओर चढ़ाई की तो इसको एक शासक महीपाल मिला। उसकी पराजय के उपलक्ष्य में इसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और उपाधि धारण करने के बाद इसने गंगैकोंड चोलपुरम राज्य बनाया और इसने एक नगर बनाया और गंगैकोंड चोलपुरम नगर को अपने राज्य की राजधानी भी घोषित कर दी। और उसी राज्य में यानी कि गंगैकोंड चोलपुरम में इसने एक तालाब खुदवाया जिस तालाब का नाम क्या था?
चोल गंगम, और वही आपसे पूछा जा रहा है कि चोल गंगम बनवाने का श्रेय जाता है किसको? राजेंद्र प्रथम को। चलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या है 24, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ करी? ऑप्शन है आपके राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजराज प्रथम एवं राजराज द्वितीय। ई ऑप्शन भी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। प्रश्न है जल सेना प्रारंभ करने वाला कौन सा चोल शासक था? तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो है आपका राजराज प्रथम ने ही जल सेना प्रारंभ कर दी थी, और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम उसने इस राजराज प्रथम के कार्यों को और अच्छे से प्रशस्त करा। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है कि चोल राजा जो था जिसने जल सेना प्रारंभ करी वो था हमारा राजराज प्रथम। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यही बताया जा रहा है कि वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय हुआ, और इसका पुत्र जो था अरिमोलिन बर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। वह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप भी कराई। ये प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 24। 25 नंबर क्वेश्चन में हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी। ठीक है ना। कहाँ? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी। अगर ऑप्शंस देखें आपका राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम एवं आदित्य प्रथम, तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है आपका राजराज प्रथम। ठीक। क्यों? क्योंकि राजराज प्रथम जो था उसने भी सिंघल द्वीप पर आक्रमण किया था, लेकिन संपूर्ण सिंघल द्वीप पर उसने कब्जा नहीं कर पाया था, और राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम उसने भी सिंघल द्वीप पर आक्रमण करके संपूर्ण सिंघल द्वीप पर कब्जा कर लिया और वहां के राजा को चोल साम्राज्य में ले आया। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 26, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त करी? ऑप्शंस हैं आपके आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर विजयालय। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम था जिसने सीलोन पर विजय प्राप्त करी। ठीक। यही बताया जा रहा है एक्सप्लेनेशन में कि राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय सीलोन श्रीलंका जिसका नाम सीलोन जिसका श्रीलंका नाम वर्तमान है का कार्य पूर्ण किया। ठीक ना। यद्यपि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र प्रथम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई एवं संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपके 27, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ठीक। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ए में कहा जा रहा है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या फिर राजाधिराज। ठीक है ना। यानी कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और उसको बंदी बनाने के बाद उसको पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया, और जो सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका के राजा की पुत्री थी उनके साथ उसने अपना विवाह कर लिया, तो वो था कुलोतुंग प्रथम। ठीक। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यही कहा जा रहा है कि कुलोतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति अपनी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया। ठीक है ना। ये रहा प्रश्न संख्या आपका 27। 28 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ विवरण, और विचार करके आपको बताना है कौन सा सही है। बताया जा रहा है कि एरीपत्ती जो है वो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, और
दूसरा कथन अगर हम देखें तो हमसे कहा जा रहा है कि तनियूर या अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए ग्राम होते थे एवं घटिका जो है वो प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कथन 1 और कथन 3 सही है, बाकी जो दूसरा कथन है वो कथन गलत हो जाएगा। चलिए, ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 28। 29 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ऑप्शंस हैं आपके श्रेणी, नगरम, नानादेश या फिर मणिग्राम। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है विदेशी व्यापार से संबंधित जो संस्थाएं थी वो आपका नानादेश एवं मणिग्राम दोनों थी, यानी कि नानादेश एवं मणिग्राम। अतः इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला आंसर नंबर सी एवं डी दोनों हो जाएगा ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है आपकी 30। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याणी के बेगी से जोड़ता था। ऑप्शन है आपके तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी या फिर ताम्रलिप्त। ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि कल्याणी को बेगी से जोड़ता था। अगर हम इसका जो आंसर होने वाला है वो नगर हो जाएगा आपका, वो व्यापार केंद्र हो जाएगा तगर। ठीक, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जाए कि तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा बेगी के मध्य स्थित था। तो आज के इस वीडियो में केवल 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं और आशा करते हैं कि ये सीरीज जो चल रही है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।